नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और हम लोग लेक्चर 29 पर हैं और हमारी आज की चर्चा कंक्रीट निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन पर केंद्रित होगी। यहाँ पर पाठ्यक्रम के मॉड्यूल दिखाए गए हैं और हमारी चर्चा इस मॉड्यूल में गुणवत्ता पर केंद्रित है। गुणवत्ता प्रबंधन और कंक्रीट में गुणवत्ता पर चर्चा करने से पहले एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि निरीक्षण इंस्पेक्शन गुणवत्ता प्रबंधन का एक अभिन्न अंग होता है। निरीक्षण या टेस्टिंग इंस्पेक्शन करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि किसी उत्पाद की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाए। यहाँ पर स्लंप कंक्रीट की वर्केबिलिटी का टेस्ट है और हम टेस्ट कर रहे हैं वर्केबिलिटी का। एक ऑब्जेक्टिव तो है स्लंप पता करना कि स्लंप कितना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है दो उत्पादों की तुलना करने के लिए। जब हम इस टेस्ट को गुणवत्ता मापने के लिए करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो टेस्ट स्टैंडर्ड कंडीशंस में किया जाए, जो कि मानकों में दी हुई हैं। जब हम दो उत्पादों की तुलना करना चाहते हैं तब वो टेस्ट हम सिमिलर या सेम कंडीशंस में कर सकते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या ना हो, क्योंकि उन कंडीशंस का प्रभाव इस उत्पाद पर या इस उत्पाद पर या उस उत्पाद पर एक समान सा पड़ता है। तो अगर हमें इस कंक्रीट को और इस कंक्रीट को और इस कंक्रीट को कंपेयर करना है कि इनका स्लंप कम है, ज़्यादा है, स्लंप का बिहेवियर क्या है, तो हम किसी भी कंडीशन में स्लंप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वास्तव में मात्र इस कंक्रीट का स्लंप पता करना है तब हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही टेस्ट करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कंक्रीट से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण पर चर्चा करते हैं। साइट पर प्लेस किया जाता है उसका गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रबंधन अधिक जटिल हो जाता है। यह हम लगातार कहते आए हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग में बहुत सारा काम साइट पर किया जाता है और इसलिए जो सिद्धांत फैक्ट्री में उत्पादों पर लागू होते हैं वो हमारे लिए साइट पर उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते समय लागू नहीं हो पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना होता है और कंक्रीट में ये विशेष रूप से सत्य है, क्योंकि वहाँ पर गुणवत्ता नियंत्रण कर पाना बहुत ही जटिल होता है। कंक्रीट निर्माण में तमाम प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सामग्री का चयन, अनुपातीकरण, मिक्सिंग, परिवहन, प्लेस करना, कंपैक्शन और तराई। तो जब हम कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम कंक्रीट रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट में मिक्स करते हैं और उसको साइट पर लेकर आते हैं। साइट पर हम उसको प्लेस करते हैं, कंपैक्ट करते हैं और अंततः क्योर करते हैं। मिक्स करने से पहले प्लांट में हम मटेरियल सिलेक्शन करते हैं और उसको एक निश्चित अनुपात प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जो कि हमको अंततः एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए करनी होती हैं। अब कंक्रीट स्ट्रक्चर की जो गुणवत्ता है वह इन सभी बातों पर निर्भर करती है। हमने कौन सा मटेरियल लिया, किस अनुपात में उसको मिक्स किया, मिक्सिंग किस प्रकार से की, किस प्रकार से हम ट्रांसपोर्ट करके ले गए और हमने उसकी प्लेसिंग कैसे की, कंपैक्शन कैसे किया और क्योर कैसे किया। इन सभी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। इस कोर्स में हम उतनी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब हम नॉर्मल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन या परंपरागत कंस्ट्रक्शन, सामान्य कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसके विपरीत हम बात करते हैं स्पेशल कंक्रीट की, स्पेशल कंस्ट्रक्शन की। तो स्पेशल कंक्रीट और स्पेशल कंस्ट्रक्शन में गुणवत्ता नियंत्रण और भी मुश्किल हो जाता है। उसके भी कुछ उदाहरण हम आज आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन मूलतः हमारी चर्चा नॉर्मल कंक्रीट
नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मेथड के आधार पर होगी और नॉर्मल कंडीशंस में गुणवत्ता नियंत्रण को समझना स्पेशल कंडीशंस में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ जब हमारे स्ट्रक्चर की बात होती है, न सिर्फ कंक्रीट बल्कि शटरिंग एवं सरिया के काम का भी कंक्रीट निर्माण की गुणवत्ता पर बहुत अधिक असर पड़ता है। शटरिंग क्या होती है? कंक्रीट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो वुडन स्ट्रक्चर या टिम्बर का स्ट्रक्चर या स्टील प्लेट का स्ट्रक्चर लगाया जाता है, उसको शटरिंग कहते हैं। शटरिंग को सपोर्ट करने के लिए हम स्कैफोल्डिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं और यह दोनों भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर अच्छा बने इसके लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। साथ ही साथ सरिया का काम भी होता है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में बिना सरिया के काम नहीं हो सकता है, रीइंफोर्समेंट ही सरिया है। तो सरिया का काम अगर हमारा ठीक से नहीं हुआ है तो कंक्रीट की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बातों पर हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे। सामान्य एवं विशेष कंक्रीट निर्माण अभी हमने चर्चा की। इस बात का गुणवत्ता प्रबंधन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। अलग अलग प्रक्रियाओं में अलग अलग व्यक्ति विशेष या इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं और समस्त गुणवत्ता नियंत्रण एक समग्र तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ओवरऑल तरीके से यह हमेशा सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गुणवत्ता एक नो मैन्स लैंड जैसी जगह पर न पहुंच जाए, जहां पर कि यह न समझ में आए कि गुणवत्ता आखिर किसको सुनिश्चित करनी थी। क्या जिसने मटेरियल सप्लाई किया उसको गुणवत्ता सुनिश्चित करनी थी? प्रोपोर्शन जिसने किया, मिक्स किया, उसको सुनिश्चित करनी थी? जो ट्रांसपोर्ट करके ले गया उसको सुनिश्चित करनी थी? या जिसने क्योरिंग की? क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है। एक क्वालिटी इंजीनियर का यह दायित्व बनता है कि वह इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझे और अंततः यह सुनिश्चित करे कि जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना है वह हमारे मानकों के अनुरूप है। तो आइए ये बात हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह चित्र है एक निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का। एक बहुमंजिली इमारत का निर्माण हो रहा था और कुछ मंजिलों की स्लैब ढह गई। निर्माण कार्य परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा था। यह ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि एक स्लैब की ढलाई की जाती है, उसके कुछ दिनों बाद इस स्लैब को बेस मानते हुए इसके ऊपर स्कैफोल्डिंग खड़ी की जाती हैं और यह शटरिंग प्लेट लगाई जाती है और फिर यहाँ पर सरिया का काम होता है, रीइंफोर्समेंट। संभव है कि रीइंफोर्समेंट का कुछ काम बाहर किया जाए और फिर वो सरिया लाकर यहाँ रखी जाए और उसके बाद हम इस स्लैब की कास्टिंग करते हैं। अर्थात इस स्लैब की कास्टिंग से लेकर इस स्लैब की कास्टिंग तक एक साइकिल टाइम आ जाता है, एक न्यूनतम समय सा आ जाता है कि हम यहाँ पर कास्टिंग करने से पहले हमें 6 दिन चाहिए या 3 दिन चाहिए या हमें 15 दिन की आवश्यकता है। यह सब डिपेंड करेगा हम किस प्रकार से इस निर्माण को कर रहे हैं। अब इस केस में यह समझा जाता है कि पहली ढलाई के बाद स्लैब की कंक्रीट में पर्याप्त मजबूती नहीं आई और यह स्लैब कास्ट कर दी गई। इससे क्या हुआ कि यह जो लोड था, इसका जो वजन था, वह इस स्लैब पर तो आना ही था। अगर इसके बीच में ये जो साइकिल टाइम था, अगर यह पर्याप्त होता तो यहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती, इतनी क्षमता होती कि यहाँ से आने वाले कंस्ट्रक्शन लोड को ये स्लैब वहन कर लेती। लेकिन इस स्लैब में वह ऊपर से आने वाले कंस्ट्रक्शन लोड को वहन करने की क्षमता नहीं थी। अब ये कई कारणों से हो सकता है। इसका अगर हम विश्लेषण करते हैं तो हम कह सकते हैं यह हो सकता है कि ऐसी सीमेंट का उपयोग हुआ जिसकी प्रारंभिक स्ट्रेंथ गेन कम हो या स्लो हो। सीमेंट कई प्रकार की होती है, उसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है और उसके आधार पर ही सीमेंट में
जो हाइड्रेशन होता है, जो कि उसके अनुसार ही जो हाइड्रेशन या स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है, इस स्ट्रेंथ का विकास होता है समय के साथ, वह निर्भर करता है। कुछ सीमेंट्स में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट शुरू में स्लो होता है, अंत में हो सकता है कि वो एक ही स्ट्रेंथ तक पहुंच जाएं। अगर निर्माण कार्य में इस तरीके की सीमेंट की बजाय इस तरीके की सीमेंट का प्रयोग किया गया और साइकिल टाइम कम हो गया, तो अगर हम इस तरीके की स्ट्रेंथ की अपेक्षा करते हैं, हमें हो सकता है इतनी ही स्ट्रेंथ मिली, इससे हमारी स्लैब की क्षमता कम हो जाएगी। यह एक कंजेक्चर है, ये हो सकता है ऐसा हुआ हो। साथ ही साथ बेहतर उपकरणों की उपलब्धता के कारण एक मंजिल से दूसरी मंजिल की कास्टिंग के बीच में समय कम रहा हो। जैसा कि अभी हमने बात की, यहाँ की कास्टिंग होने के बाद यहाँ की कास्टिंग करने के लिए हमें ये स्कैफोल्डिंग लगानी होगी, शटरिंग लगानी होगी, सरिया का काम करना होगा इत्यादि। अगर हमारे पास उपकरण बेहतर हैं, मैन पावर अधिक हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए साइकिल टाइम कम किया जा सकता है और एक कंस्ट्रक्टर या कॉन्ट्रैक्टर इस बात को करने में नहीं हिचकिचाएगा। अगर यह प्रोजेक्ट जल्दी ख़त्म किया जा सके तो उसके लिए फ़ायदा ही है, इसलिए वो तो साइकिल टाइम कम करना चाहेगा, लेकिन साइकिल टाइम कम करने के साथ ये ध्यान में रखना होगा कि हमारा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इत्यादि सुनिश्चित किया गया या नहीं। फिर क्या हो सकता है, औपचारिक डिज़ाइन प्रक्रिया में शटरिंग के डिज़ाइन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। जब हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं तब हम शटरिंग का डिज़ाइन नहीं करते, हम मात्र आरसी फ्रेम का डिज़ाइन करते हैं कि ये कॉलम है, ये बीम है, इसके बीच में कुछ स्लैब्स हैं, उन पर जो डेड लोड आएगा, लाइव लोड आएगा, अर्थक्वेक लोड आएगा, उनको वहन करने की क्षमता इन कॉलम्स में, स्लैब्स में, बीम्स में होनी चाहिए। बनाते समय, निर्माणाधीन समय में जब शटरिंग लगी हो, लाइव लोड पूरा ना हो इत्यादि, उस समय कंस्ट्रक्शन लोड्स के आधार पर डिज़ाइन अक्सर नहीं किया जाता है। तो एक ओवरऑल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी होंगी, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस से रिलेटेड हों। तो अब ये कहना कि कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस साइट पर छोड़ दिया जाएगा, यह बात ठीक नहीं है। ये बात हमने जब वेल्डिंग की हम चर्चा कर रहे थे तब भी की थी कि ड्राइंग्स जो कि एक डिज़ाइनर बनाता है उसमें यथासंभव गाइडेंस होनी चाहिए, ताकि एक सब्जेक्टिव डिसीजन जो कि एक व्यक्ति के अनुसार बदल जाता है, वह उसकी गुंजाइश कम से कम हो। अगर हमारा कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, शटरिंग का डिज़ाइन, यह सब एक सेंट्रल प्रोसीजर के अंतर्गत हो रहा है, तब हम गुणवत्ता सुनिश्चित करने में अधिक सक्षम होंगे। अब यह तो आप समझ ही गए होंगे कि इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में यह तय कर पाना कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी, यह बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हर प्रक्रिया से जुड़े लोग कम से कम अपनी प्रक्रिया को भली भांति समझें और यदि हो सके तो उससे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं के बारे में भी अच्छा खासा ज्ञान हो, ताकि वो टोटल प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट बन सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण और एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस संबंधित प्रश्नों को किसी विशेष परियोजना के निर्माण के चरणों और कार्य की विशिष्टताओं से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। हर प्रोजेक्ट की अपनी विशिष्टताएं होती हैं, चाहे वो सॉइल की कंडीशंस हों, चाहे वो वेदर की कंडीशंस हों, चाहे वो वहाँ का मटेरियल हो इत्यादि। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि जो अनुबंध या स्पेसिफिकेशन लिखे जाएं, वह उस परियोजना के लिए ही होते हैं और इस बात को ध्यान में रखें कि हर परियोजना की क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस प्लान अलग होना चाहिए और उसके आधार पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए स्पेसिफिकेशंस और अनुबंध ये ध्यान में रखें कि क्या नवीन सामग्रियों का प्रयोग
इस परियोजना में किया जाएगा। अब कौन सी सामग्री नवीन है, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समझें कि हमारी ट्रेडिशनल सामग्री कौन सी है। उस ट्रेडिशनल सामग्री के लिए कोई विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई अलग से सामग्री उस परियोजना में यूज़ हो रही है, प्रयोग में आ रही है, तो हमारे स्पेसिफिकेशंस को वो ध्यान में रखते हुए उसकी क्वालिटी के बारे में चर्चा करनी चाहिए। निर्माण का मशीनीकरण कितना हो रहा है, किस प्रकार की मशीनें प्रयोग में लाई जाएंगी, प्रोफेशनल फ्रेमवर्क क्या है, ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिज़ाइन किसने किया है इत्यादि, और निर्माण का वातावरण क्या है। तमाम टेक्नोलॉजिकल विकास के चलते हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण वातावरण में कंक्रीट निर्माण करने में सक्षम हैं। हम अंडर वाटर पानी के नीचे बहुत सारा निर्माण करते हैं। हम कभी कभी बहुत ही अधिक तापमान, जिसको कि हम कहते हैं हॉट वेदर, गर्मी के माहौल में कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ता है। उस समय हॉट वेदर कंक्रीटिंग से संबंधित या उससे जुड़ी हुई जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें लेने चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम यह परिभाषित करें कि हॉट वेदर कब होगा या हॉट वेदर हम किसको मानेंगे। इसके लिए हमें क्वांटिफाई करना होगा कि हॉट वेदर अर्थात अगर वातावरण का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा है या 35 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि इन सब बातों का एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा। अगर टेम्परेचर हॉट वेदर की रेंज में आता है तो हम कुछ प्रिकॉशंस लिखेंगे, उन प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ कॉस्ट आएगी, जो कि हो सकता है कि ठेकेदार बचाना चाहे, हो सकता है ठेकेदार ये कहे कि नहीं, इस टेम्परेचर पर तो सामान्य कंस्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि स्पेसिफिकेशंस, जो रूल्स हैं, वो बहुत ही क्लियरली लिखें, और इस बात से क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। वो ये कह सकता है कि अनुबंध में 35 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर ये प्रिकॉशंस लेने का प्रावधान है, इसलिए इनको तो लेना ही होगा। लेकिन अगर वो गाइडेंस वहाँ पर नहीं है तो वो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के विवेक पर आ जाती है। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, विवेक पर कोई चीज़ छोड़ देना यथासंभव अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जहाँ तक नई सामग्री का सवाल है, मिनरल एडमिक्सचर्स, चाहे वो स्लैग हो, सिलिका फ्यूम हो, फ्लाई ऐश हो, इन सबको एक तरीके से न्यू मटेरियल कहा जा सकता है। ये मटेरियल हो सकता है सीमेंट में मिलकर आए तो हमारी सीमेंट एक स्पेशल सीमेंट हो जाती है। पोज़लानिक पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको कि पीपीसी कहते हैं, यह एक तरीके से नया मटेरियल है, किंतु अब कई वर्षों से ये इतना अधिक उपयोग में आई है कि शायद हम इसको सामान्य मटेरियल भी मान सकते हैं। केमिकल एडमिक्सचर्स में भी वही बात है कि अब हमारे पास कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को अपनी इच्छानुसार मोड़ देने के लिए बहुत सारे केमिकल्स उपलब्ध हैं। एयर एंट्रेनर हैं, वाटर रिड्यूसर हैं जो कि हाई रेंज हैं, नॉर्मल रेंज हैं, सेट रेगुलेटर हैं जिनसे कि हम कंक्रीट में सीमेंट की सेटिंग को रेगुलेट कर सकते हैं। इन सब का उपयोग करना होता है जब एक विशेष वातावरण में, विशेष स्थिति में हमें कंक्रीटिंग करनी है। उदाहरण के लिए, यदि बहुत गर्मी में कंस्ट्रक्शन करना है तो नॉर्मल सीमेंट जल्दी सेट कर जाएगी। उसमें अगर हम सेट रेगुलेटर यूज़ करते हैं, एक रिटार्डर यूज़ करते हैं, तो हम उसमें सेटिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें हैं, उसी से हम सामान्य कंस्ट्रक्शन और विशेष कंस्ट्रक्शन को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ये अब आप समझ ही गए होंगे कि जब हम सामान्य कंस्ट्रक्शन से विशेष कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं तो गुणवत्ता और उसको सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण, मानक, यह सब भी थोड़े थोड़े अवश्य बदल जाएंगे। अगर हम कंक्रीट में फाइबर्स का प्रयोग करते हैं, शॉर्ट फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट बनाते हैं, टनल्स में, कभी कभी रोड्स में, फिर हमारे लिए इन फाइबर्स का उपयोग भी गुणवत्ता के लिए एक चुनौती पेश करता है। रीइंफोर्सिंग मटेरियल, जो नॉर्मल सरिया है वो ठीक है, लेकिन कभी कभी हम एपॉक्सी कोटेड बार्स का प्रयोग करते हैं, फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक्स का प्रयोग करते हैं, तो हमारे लिए कंक्रीट में कम बल्कि कंक्रीट स्ट्रक्चर की गुणवत्ता सुनिश्चित करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा।
क्योरिंग एंड सीलिंग कंपाउंड्स, ये भी हमारे लिए गुणवत्ता में चुनौती बन जाते हैं। यह बात नहीं कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए एडिशनल स्पेसिफिकेशंस, एडिशनल टेस्ट मेथड्स, एडिशनल इंस्पेक्शन की आवश्यकता होती है, जिसके कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होते हैं। इसलिए उनको पहले स्पेसिफिकेशन में लिखना चाहिए, ताकि ठेकेदार या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वह उनको ध्यान में रखते हुए ही कॉस्ट कोट करें, उसको सेट करें। आगे बढ़ते हुए कंक्रीट में मशीनों का प्रयोग। जिस प्रकार से एक ट्रेडिशनल या परंपरागत कंस्ट्रक्शन होता था, उसमें अक्सर कंक्रीट हाथ से मिलाई जाती थी या छोटा सा प्लांट लगाकर साइट पर मिक्स की जाती थी। वह कंक्रीट किसी भी माध्यम से साइट पर ले जाई जाती थी प्लेस करने के लिए। अब मशीनों की उपलब्धता की वजह से हम बड़े पैमाने पर लार्ज प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अधिक चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को हम सजीव कर सकते हैं। निर्माण कार्य में हम गति प्रदान कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट। अब IS 456 जो कि कंक्रीट की गुणवत्ता और उसके डिज़ाइन के लिए एक मूल स्रोत है, एक मूल रेफरेंस है, उसमें इस बात का एक्सप्लिसिट मेंशन या नहीं लिखा गया है कि यह कंक्रीट किस प्रकार से बनाई जाएगी। अगर रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट में कंक्रीट बनाई जाती है और उसको सुनिश्चित करने के लिए जो टेस्ट हैं, वह सभी टेस्ट 456 में उतने क्लियरली नहीं लिखे गए हैं। इसलिए हमेशा एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को ये समझना चाहिए कि कोई भी स्पेसिफिकेशन हमारे लिए कितना रेलेवेंट है। क्या हमारे लिए जो कुछ रेलेवेंट है वो सभी कुछ उसमें लिखा है या नहीं। अगर उसमें नहीं लिखा है तो किसी अन्य स्पेसिफिकेशन से हमें सीख लेनी चाहिए। रेडी मिक्स प्लांट में बनी हुई कंक्रीट के बारे में अभी हम अगली स्लाइड में शायद चर्चा करेंगे। रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट में बनी हुई कंक्रीट के साथ ही एक और प्रश्न होता है एजिटेटर ट्रक का प्रयोग। यह एजिटेटर ट्रक आपने देखे होंगे, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट से साइट पर ले जाने में प्रयोग किए जाते हैं। उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय धीरे धीरे रोटेट भी किया जाता है। उसमें जो रोटेशन होता है वो धीरे धीरे उसके ड्रम के अंदर जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करते रखे जाते हैं, ताकि कंक्रीट अंदर सेट ना हो। और साइट पर कंक्रीट को डंप करते समय उस कंक्रीट को एक तेजी से रोटेशन करने के बाद ही डंप किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन की इस प्रक्रिया के चलते गुणवत्ता के तमाम प्रश्न उठते हैं। ये हम लोग अभी अगली स्लाइड में फिर चर्चा करते हैं। अगर हम मान लीजिए शॉर्टक्रीट के माध्यम से कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं। हमने पिछली एक स्लाइड में कहा था कि कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मटेरियल सिलेक्शन से लेकर क्योरिंग तक तमाम प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। शॉर्टक्रीट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लेसिंग में इन्वॉल्व होता है। इस प्रोसेस में हम कंक्रीट को एक गन के माध्यम से इस सतह पर डिपॉजिट करते हैं, और यह डिपॉजिशन करने के लिए इसको अंडर प्रेशर इस गन के थ्रू ड्राइव करते हैं। यह पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड भी हो सकता है और मैनुअल भी। अगर मैनुअल होता है तो यहाँ पर जो नोजल मैन है, इस गन को हैंडल करने वाला, उसकी स्किल, कारीगरी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जो हम कंक्रीट यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, और इसकी गुणवत्ता और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या इस कंक्रीट को, जिसको कि हम यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं, उससे कितनी भिन्न होंगी, कितनी भिन्न नहीं होंगी। इसी बात का ध्यान तो गुणवत्ता नियंत्रण में रखना होता है। एक और एग्जाम्पल है रोलर कंपैक्शन का, जिसमें कि हम कंक्रीट को एक जगह पर डंप कर देते हैं और इंटरनल वाइब्रेशन, जो कि हम अक्सर बिल्डिंग्स में देखते हैं, जहाँ पर कि हमारे पास एक नीडल होती है जो कि हम कंक्रीट में अंदर डालते हैं और ये वाइब्रेट करते हैं। इससे हम सराउंडिंग कंक्रीट को कंपैक्ट करते हैं। लेकिन रोलर कंपैक्शन में यह नीडल का प्रयोग न करके हम यहाँ पर एक वाइब्रेटरी रोलर इस लेयर के ऊपर चला देते हैं,
और यह चाहते हैं कि ये कंक्रीट जिस तरीके से कंपैक्ट होनी चाहिए उस प्रकार कंपैक्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो इंटरनल वाइब्रेशन के लिए जो मानक या जो प्रोसेस है वो यहाँ पर उतना तो अप्लाई नहीं होता है। तो अगर हम किसी परियोजना में रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट के माध्यम से कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो हमें इस परियोजना के क्वालिटी प्लान में ये ध्यान में रखना होगा कि उसमें रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट से उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर हो। अगर हम शॉटक्रीट से अपनी परियोजना में कंक्रीट को डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारे क्वालिटी प्लान में वो बात भी एक्सप्लिसिटली होनी चाहिए और उसी के अनुसार क्वालिटी प्लान बनाया जाना चाहिए। अभी हमने रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट में बनाई जाने वाली कंक्रीट से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। तो परीक्षण के लिए हम स्लंप या एयर या तापमान या सेटिंग टाइम इनकी चर्चा करते हैं। जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट की बात करते हैं और प्लांट से साइट तक की दूरी की बात करते हैं और यहाँ इलैप्स होने वाले समय की बात करते हैं, तब हमें स्लंप लॉस, एयर लॉस, तापमान में वृद्धि, इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सेटिंग टाइम का भी हमें ध्यान रखना होगा कि जितना टाइम जो समय प्लांट से साइट पर लाने में लगेगा उस दौरान कंक्रीट सेट नहीं होनी चाहिए ताकि हम साइट पर उसको प्लेस कर सकें, कंपैक्ट कर सकें। लोकेशन अर्थात प्लांट या साइट, इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर हैं, हम कहें कि स्लंप 18 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये कह देना कि 18 सेंटीमीटर होना चाहिए यह काफ़ी नहीं है। हमें यह कहना होगा कि स्लंप 18 सेंटीमीटर हमको चाहिए प्लांट में या साइट पर। जब हम प्लांट में 18 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो हम स्लंप लॉस मान के चलते हैं कि अगर हम 18 सेंटीमीटर की कंक्रीट लेके चलेंगे, यहाँ पर कुछ समय लगेगा, तो हो सकता है साइट पर पहुँचते समय इसका स्लंप 10 सेंटीमीटर ही रह जाए। यह अगर हमें मान्य नहीं है तो हमें कुछ और कदम उठाने होंगे और यह कदम भी गुणवत्ता को इफेक्ट करेंगे, उसको इम्पैक्ट करेंगे। इसी प्रकार अगर हम साइट पर 18 सेंटीमीटर स्लंप चाहते हैं तो हम ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी जो प्लेसिंग कंडीशन है, हमारी जो रीइंफोर्समेंट है वो ऐसी है कि हम इससे कम स्लंप वाली कंक्रीट को प्लेस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्लांट पे कितना स्लंप चाहिए यह हमें अलग से लिखना होगा और नहीं तो यह इंश्योर करना होगा कि प्लांट से साइट तक आते समय स्लंप लॉस ना हो। इसकी जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग है, वह समय, परिमाण आदि पर निर्भर करती है और यह बात भी हमें ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और प्रोफेशनल फ्रेमवर्क और उसका गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। निर्माण के क्षेत्र में पारंपरिक ग्राहक ठेकेदार सलाहकार संबंधों में बड़ा बदलाव होता जा रहा है। क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, डिज़ाइनर, यह जो एक पारंपरिक रिलेशनशिप थी कि स्ट्रक्चर क्लाइंट का है, एक डिज़ाइनर ने उसको डिज़ाइन किया, अक्सर क्लाइंट के ऑफिस में ही डिज़ाइन की कैपेबिलिटी थी, तो क्लाइंट ही डिज़ाइन भी कर लेता था और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर से कहता था कि इस ड्राइंग के अनुसार यह स्ट्रक्चर बना दीजिए। अब क्या हुआ है कि डिज़ाइनर अलग हो गया है, क्लाइंट डिज़ाइनर से कहता है और वो डिज़ाइन और ड्राइंग क्लाइंट अप्रूव करके कॉन्ट्रैक्टर को देता है। अब कुछ इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट भी आने लगे हैं जिसमें कि क्लाइंट डिज़ाइन का काम भी कॉन्ट्रैक्टर पर छोड़ देता है, अर्थात वो ऐसा कहता है कि फंक्शनली हमको इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर चाहिए, उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन यह दोनों ही हम आउटसोर्स कर देते हैं, चाहे हम एक एजेंसी को करें या अलग अलग एजेंसीज को करें। इन सब बातों का फाइनली साइट पर कंस्ट्रक्शन के समय
क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डिज़ाइनर तो साइट पर नहीं रहता। साइट पर क्लाइंट के लोग होंगे और कॉन्ट्रैक्टर के लोग होंगे। तो अंततः एक प्रकार से क्वालिटी कंट्रोल का काम या तो क्लाइंट को करना होगा या कॉन्ट्रैक्टर को करना होगा, दोनों को करना हो सकता है। ये कहना कि यह काम हमारा नहीं है, यहीं पर गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली आप लोगों को जिनको कि अभी तमाम वर्षों तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े रहना है। सरकार की भागीदारी पुनर्परिभाषित हो रही है, रीडिफाइन हो रही है। सरकार एक रेगुलेटर है। पहले सरकार ही बहुत बड़ा क्लाइंट थी। सरकारी विभाग, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो MES हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो, यह सभी सरकार के विभाग थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये सभी विभाग सरकार से किसी न किसी रूप में अलग होते जा रहे हैं और सरकार मात्र एक रेगुलेटर के रूप में काम कर रही है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज प्रोजेक्ट्स की जो फाइनेंसिंग है वो भी पहले सरकार ही करती थी। अब फाइनेंसिंग भी कई प्रोजेक्ट्स में सरकार के बाहर चली गई है। तो कॉन्ट्रैक्टर या उसके साथ में जुड़े हुए फाइनेंसर, ये दोनों मिलकर ही फाइनेंस भी करते हैं। इन केसेस में क्वालिटी कंट्रोल, एश्योरेंस, इन सभी की परिभाषा थोड़ी थोड़ी अलग होती जा रही है। इस बात को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए अंततः साइट पर क्वालिटी कंट्रोल करते समय। इसके इम्प्लीकेशंस की चर्चा हमने इस मॉड्यूल के पहले लेक्चर में की थी और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि क्वालिटी कंट्रोल का सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी इन दोनों पर बहुत ही क्लोज इफेक्ट होता है। तो अगर हम क्वालिटी कंट्रोल ठीक प्रकार से नहीं करते हैं तो हम स्ट्रक्चर में जो एक्सपेक्टेड सेफ्टी है वो नहीं ला पाते हैं और न ही जो एक्सपेक्टेड ड्यूरेबिलिटी ला पाते हैं। जैसा कि हमने उस समय कहा था, उनकी सर्विस लाइफ 50 साल, 100 साल या उससे भी अधिक मानकर चलते हैं। इतने लंबे समय में यह सुनिश्चित करना कि यह स्ट्रक्चर ड्यूरेबल है, इसकी नींव कंस्ट्रक्शन के दौरान ही जो क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है उस पर होती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और इसका महत्व इतना अधिक है कि हमने सोचा कि आपको एक बार इस बात को दोहरा दें। परियोजनाओं के साइज में वृद्धि के साथ अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी अपने अपने देशों की क्वालिटी कंट्रोल पद्धतियां, कॉन्ट्रैक्टर्स, डिज़ाइनर्स सभी लोग लेकर भारत आ रहे हैं और भारत के लोग बाहर जाकर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें एक दूसरे से सीखने की आवश्यकता भी अवश्य है। हमने कहा कि हमारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हो सकता है कि उतने रेलेवेंट ना हो एक प्रोजेक्ट के लिए, तो हमें इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशंस से सीख लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप PPP, इसका जिक्र अभी हमने किया जबकि हमने कहा कि फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन का एक हिस्सा हो गई है और सरकार या क्लाइंट से दूर चली गई है। कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल जैसे कि बिल्ड, ऑपरेट, लीज एंड ट्रांसफ़र, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र इत्यादि इसी प्रोसेस का एक अंग है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं निर्माण के वातावरण की। हम चर्चा कर चुके हैं कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है या शॉटक्रीट जैसे माध्यम से हो सकता है। तो इन सब का क्वालिटी कंट्रोल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उन पर चर्चा करना चाहता हूं और उससे आपकी गुणवत्ता के प्रति सोच को मोल्ड करना चाहता हूं। तो आइए देखें पहला प्रश्न। पानी के अंदर कंक्रीट निर्माण में कंक्रीट के सभी सैंपल पानी के अंदर ही एकत्र किए जाने चाहिए। हम चाहे वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के सैंपल हों या स्लंप हो, ये सभी टेस्ट अंडर वाटर ही किए जाने चाहिए। हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं तो निर्मित स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के वातावरण से मिलते जुलते वातावरण में ही टेस्टिंग हो। अगर यह स्ट्रक्चर अंडर वाटर बन रहा है तो
इसकी सैंपलिंग भी अंडर वाटर ही होनी चाहिए। हाँ, मजबूरी है कि हम अंडर वाटर शायद इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट ना कर सकें, क्योंकि हमारी मशीनें उसके लिए डिज़ाइन नहीं हैं। तो जहाँ तक हो सके अपनी बात ध्यान में रखते हुए उन प्रोसीजर्स को मिनिमम मॉडिफिकेशन करना चाहिए। एक और प्रश्न देखते हैं कि रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट या शॉर्टक्रीट में सैंपल किस प्रकार लिए जाने चाहिए। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि रोलर कंपैक्टेड अगर इस प्रकार से कंक्रीट की लेयर है जिस पर कि एक वाइब्रेटरी रोलर चला करके हमने इसको कंपैक्ट किया। अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। उसी प्रकार शॉर्टक्रीट करते समय हमने गन से कंक्रीट को यहाँ पर डिपॉजिट किया और हम कंक्रीट की गुणवत्ता के लिए यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वह जानना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या परंपरागत तरीके से जो लैब में क्यूब लिए जाते हैं वह तरीका सही है? नहीं, वह तरीका सही नहीं है। इसके लिए हमें यहाँ से ही कोर लेने का प्रावधान करना होगा, चाहे वो शॉर्टक्रीट हो चाहे वो रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट हो, और हमें कोर निकालनी होगी और उस कोर से ही हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने का प्रयास करना चाहिए। ये बात देखी जानी चाहिए उस परिप्रेक्ष्य में कि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेस्ट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन से डिटरमिन कर रहे हैं, या एक कंपैरिजन के लिए कर रहे हैं। जब हम इस कंक्रीट का या इस कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं और दो कंक्रीट मिक्सेस की तुलना कर रहे हैं, वहाँ पर तो हम शायद स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेस्ट करके आगे बढ़ सकें, लेकिन साइट पर होने वाले क्वालिटी कंट्रोल के लिए साइट में बने स्ट्रक्चर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि जो हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो हमारा नॉर्मल तरीका है क्यूब लेने का और अंडर वाटर उनको क्योर करने का, क्या यह तरीका हमारे स्ट्रक्चर्स का जो वातावरण है उसको रिप्रेजेंट करता है? तो अगर नहीं करता तो हमें क्या करना चाहिए? इतने दिनों से हम यह टेस्ट इस तरह ही क्यों करते आ रहे हैं? इसका उत्तर आपको कई किताबों में बहुत स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। उसी उत्तर के आधार पर आप इन बातों का भी उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता से संबंधित तमाम बातों को एक बार फिर से दोहराते हुए हमने देखा कि प्रयुक्त सामग्री अनुपातीकरण अर्थात प्रोपोर्शनिंग, बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग आदि का बहुत महत्व होता है और एक क्वालिटी प्लान बनाते समय उनका पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए। फॉर्म वर्क और इन्फोर्समेंट इनका भी महत्व होता है, और अभी हम एक चित्र में देखेंगे कि अगर हमारा फॉर्म वर्क या इन्फोर्समेंट वर्क ठीक से नहीं किया गया है या कंपैटिबल नहीं है हमारे कंक्रीट के साथ, तो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। कारीगरी, वर्कमैनशिप, चाहे वो मेसन की हो, चाहे वो कंक्रीट प्लेस करने वाले की हो, क्योरिंग करने वाले की हो, कंपैक्शन करने वाले की हो, नोजल मैन की हो, रोलर कंपैक्टर यूज़ करने वाले उस ड्राइवर की हो, इन सब का भी बहुत महत्व होता है। इन कारीगरों का ठीक प्रकार से ट्रेन होना, प्रशिक्षित होना और उनका सर्टिफाइड होना बहुत ही आवश्यक है। कुछ अन्य बातें, कंक्रीट के बारे में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन तमाम ऑपरेशन होते हैं जैसे ग्राउटिंग या प्रीकास्ट कंक्रीट का कोई मेंबर जो कि फैक्ट्री में बनता है और साइट पर लाकर प्लेस किया जाता है, उससे संबंधित गुणवत्ता से जुड़े प्रश्न, उसके लिए उनकी अपनी अलग कंडीशंस होती हैं और उनको एक अलग से अपने क्वालिटी प्लान में समावेशित करने की आवश्यकता होगी। वे बैचिंग बनाम वॉल्यूम बैचिंग, जब हम कुछ अनुपात तय करते हैं तो हमारी जो प्रोपोर्शनिंग होती है वो होती है केजीज पर क्यूबिक मीटर के आधार पर। तो हम 2 मटेरियल या 4 मटेरियल जितने भी हैं उनको वे करके मिक्स करते हैं कि यहाँ से इतने किलो, यहाँ से इतने किलो, यहाँ से इतने किलो, यहाँ से इतने किलो, और यहाँ पर उनको मिक्स करना।
ये तो है वे बैचिंग, जहां पर कि ये बैचिंग वजन के आधार पर हो रही है। कभी कभी हम साइट पर वॉल्यूम के आधार पर प्रोपोर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि हमें यही चारों मटेरियल एक वॉल्यूम से मेजर करने होते हैं। तब हम क्या करते हैं, एक डब्बा रखते हैं जिसका कि फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन तब हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मटेरियल इस प्रकार से लेवल्ड हो, उसमें इस प्रकार से हीप न किया जाए, क्योंकि अगर हम हीप कर देंगे तो ये वॉल्यूम बैचिंग उपयुक्त नहीं होगी, यह वॉल्यूम बैचिंग एक्यूरेट नहीं होगी और हमारी कंक्रीट पर जो कि हम यहाँ मिक्स करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। एग्रीगेट की सफाई या धुलाई, धूल, तेल, गंदगी आदि से मुक्त होना, यह किताबों में लिखा होता है, स्पेसिफिकेशंस में लिखा होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना एक क्वालिटी इंजीनियर का बहुत ही महत्वपूर्ण जॉब है। निर्माण से जुड़े उपकरणों की प्राइमिंग करना। जब हम किसी भी उपकरण को यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल रह जाता है। अगर हम कंक्रीट को पाइप के माध्यम से पंप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मटेरियल उस पाइप में छूट जाता है। तो उससे होता क्या है कि जो कंक्रीट हम यहाँ इनपुट करते हैं उसमें कुछ यहाँ डिपोजिशन होने के बाद आउटपुट में जो कंक्रीट हमको मिलती है वह थोड़ी भिन्न हो जाती है। तो प्राइमिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम फर्स्ट मिक्स जब करते हैं तो उसको यहाँ पर अपने आउटपुट में नहीं लेते, उसको हम वेस्ट कर देते हैं, उसको हम किसी अन्य लेस इम्पॉर्टेंट जगह पर यूज़ करते हैं। वास्तविक कंस्ट्रक्शन हमारा तब शुरू होता है जबकि ये छूटने वाला जो मटेरियल है यहाँ पर यह एक बार हो चुका है। जो अगली मिक्सेस आएंगी उसमें यह इनपुट आउटपुट बराबर होगा, अर्थात जो कंक्रीट हमको यहाँ मिल रही है वही कंक्रीट हमको यहाँ मिल रही है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम निर्माण उपकरणों की प्राइमिंग करते हैं। इसका प्रावधान भी हमको क्वालिटी कंट्रोल के अपने प्लान में रखना चाहिए। मैनुअल रूप से मिश्रण करने की जो स्थितियाँ अगर आती हैं या नॉमिनल मिक्स हमें उपयोग करने की स्थिति आती है उसमें हमें विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। नॉमिनल मिक्स अर्थात हम डिज़ाइन मिक्स ना करें, हम एक रूल ऑफ थंब या अंदाज के आधार पर एक मिक्स कर दें। ठीक है, हमको अगर ये कंक्रीट चाहिए तो एक अंदाज से हम इतनी सैंड, इतनी सीमेंट और इतनी कोर्स एग्रीगेट ले लें, इसको हम कहते हैं नॉमिनल मिक्स। तो नॉमिनल मिक्स लेकर के बड़े स्ट्रक्चर्स का निर्माण तो कभी नहीं करना चाहिए और ये बात कोड में लिखी हुई भी है कि बहुत ही आवश्यक होने पर ही नॉमिनल मिक्स का प्रयोग होना चाहिए। उसी प्रकार मैनुअल मिक्सिंग, हाथ से मिक्स करने का प्रावधान भी बहुत ही रेयर कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए। तो ये थे कुछ सिद्धांत जिनको कि हमको ध्यान में रखना चाहिए कंक्रीट का एक क्वालिटी प्लान या गुणवत्ता प्लान बनाते समय। नॉर्मल कंडीशंस में हम कंक्रीट के गुणवत्ता प्लान में किन बातों का ध्यान रखते हैं? हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंक्रीट के दो बहुत ही अलग अलग रूप होते हैं। एक होता है फ्रेश कंक्रीट, जहाँ पर कि हम चाहते हैं कि कंक्रीट मोर और लेस जहाँ तक हो सके एक फ्लूइड के तरीके से बिहेव करे, तो फॉर्मवर्क के किसी भी कोने में पहुँचाने में अधिक श्रम न करना पड़े। लेकिन एक बार प्लेस होने और कंपैक्ट होने के बाद हम चाहते हैं कि ये कंक्रीट हार्ड हो जाए और एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमने उसके लिए डिज़ाइन की है, सुनिश्चित की है, वहाँ तक हार्डनिंग हो। तो अगर हम एक चित्र में देखें तो समय के साथ हम हार्डनिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आखिरकार एक स्ट्रेंथ यहाँ पर पहुँच जाए। तो हमें फ्रेश कंक्रीट के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन द फ्रेश स्टेट, इसकी चर्चा करनी होगी और फिर हमें चर्चा करनी होगी हार्ड कंक्रीट के गुण, अर्थात जो हमारी कंक्रीट यहाँ थी उससे हमें क्या अपेक्षा है, उस पर हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेश कंक्रीट भी ठीक हो, हार्डन कंक्रीट भी ठीक हो, लेकिन बनाया गया स्ट्रक्चर हमें एक्सेप्टेबल ना हो। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है हमारे फॉर्मवर्क या रीइंफोर्समेंट वर्क
इसमें अगर कुछ त्रुटि हो जाती है तो स्ट्रक्चर मान्य नहीं होगा। इसके कुछ उदाहरण अभी हम देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह हम टेस्ट मेथड्स की डिटेल पर चर्चा नहीं करेंगे। हम मात्र उन टेस्ट के बारे में बात करेंगे और उनकी डिटेल आपके ऊपर छोड़ देंगे कि उसके जो टेस्ट मेथड हैं वो आप स्वयं अपने आप पढ़ लें। जहाँ तक फ्रेश कंक्रीट के परीक्षण का सवाल है, एक जो नॉर्मल डिस्कशन है वो स्लंप, एयर कंटेंट, टेम्परेचर ऑफ प्लेसिंग, ब्लीडिंग और सेटिंग का समय, ये 4-5 टेस्ट हैं जो कि अवश्य किए जाने चाहिए। यद्यपि अभी हमने कहा कि हम टेस्ट्स के डिटेल की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। कंप्लीटनेस के लिए, आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए, ब्लीडिंग, सेटिंग टाइम और टेम्परेचर, इन 3 टेस्ट पर हम थोड़ी सी चर्चा अवश्य करना चाहते हैं। ये ध्यान में रखिए कि वाटर, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, ये जो मूल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी कंक्रीट के, वो सभी पानी से भारी हैं। अर्थात अगर इनका कंक्रीट का अगर मिक्सचर बनाएंगे तो ये सब सेटल कर जाएंगे और ऊपर पानी निकल आएगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्लीडिंग। हमें एक ऐसी कंक्रीट बनानी होती है जिसमें कि ब्लीडिंग कम से कम हो। ये कम से कम होना हमारे मानकीकरण के लिए मुश्किल है। हमने हमेशा कहा है कि क्वांटिफिकेशन ऑफ अ पैरामीटर, किसी भी पैरामीटर का क्वांटिफिकेशन बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए ब्लीडिंग का टेस्ट कैसे किया जाता है, इसका मानक आप अवश्य देखकर अपने आप से समझ लें कि हम कंक्रीट में ब्लीडिंग किस प्रकार से मापते हैं और उसका एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड क्या है। हमने हमेशा कहा है कि टेस्ट मेथड और स्पेसिफिकेशन, ये 2 अलग अलग बातें हैं। कोई भी टेस्ट मेथड आपको एक रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट आपको मान्य है या नहीं, यह स्पेसिफिकेशन तय करेगा। तो आप पहले ब्लीडिंग टेस्ट करिए, ये देखिए कि हमारी ब्लीडिंग 1% है, 1.5% है। 1.5% ब्लीडिंग आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए मान्य है या नहीं मान्य है। उसी प्रकार कंक्रीट का सेटिंग टाइम भी बहुत आवश्यक है और हम इसको अलग से डिटरमिन करते हैं। सीमेंट का सेटिंग टाइम कंक्रीट का सेटिंग टाइम नहीं माना जा सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है हमारी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ का। तो फ्रेश कंक्रीट का कितना टेम्परेचर होता है, यह आप स्वयं जानने की कोशिश कीजिए। कुछ अन्य टेस्ट जो कि एक विशेष कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं वो है स्लम्प फ्लो, पासिबिलिटी, फ्लोएबिलिटी, सेल्फ कंपैक्टिबिलिटी और तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि का जो प्रश्न है वह उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि कंक्रीट मास कंक्रीट वाले फेज में होती है। तमाम स्ट्रक्चर नॉर्मल कंक्रीट होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स में मास कंक्रीट कंसीडरेशन आ जाता है। तो वहाँ पर हमारे स्पेसिफिकेशंस में लिखा जाता है कि जो टेम्परेचर राइज है वो 40 डिग्री से कम हो। इसके लिए हमारे क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को ये समझना होगा कि हम कंक्रीट में टेम्परेचर राइज कैसे मेजर करें और किस प्रकार ये सुनिश्चित करें कि ये टेम्परेचर राइज 40 डिग्री से कम ही रहे। अब 2 उदाहरण मैं आपके साथ ऐसे शेयर करना चाहता हूँ जहाँ पर कि स्पेसिफिकेशंस में कुछ बात तो कही गई है लेकिन कुछ बात नहीं कही गई है जो कि शायद कही जानी चाहिए थी कंप्लीटनेस के लिए। यहाँ पर एयर एंट्रेंट की बात की गई है लेकिन ये नहीं दिखाया गया है कि एयर कंटेंट किस प्रकार मेजर किया जाए। आप में से कई लोग जो कि कॉलेजेस में हैं, शायद आपने एक एयर मीटर देखा भी नहीं होगा। ये एक एयर मीटर है जिसके के माध्यम से हम फ्रेश कंक्रीट की एयर कंटेंट नाप सकते हैं। अगर आप साइट पर काम करते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप में से बहुत से लोगों की साइट्स पर एयर मीटर्स उपलब्ध होंगे, क्योंकि एयर को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना हमारे स्पेसिफिकेशंस का अमूमन एक पार्ट नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल है सेटिंग टाइम। यहाँ पर लिखा है द कंक्रीट शैल बी प्लेस्ड एंड कंपैक्टेड बिफोर इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट कमेंसेस। लेकिन ये नहीं लिखा है कि कंक्रीट का सेटिंग टाइम किस प्रकार मापा जाए। तो जब तक हमारे इंजीनियर ये नहीं जानेंगे कि कंक्रीट का सेटिंग टाइम किस प्रकार नापना है तो हम इस प्रोविज़न को किस प्रकार एनफोर्स करेंगे।
यह मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं कि कंक्रीट का सेटिंग टाइम किस प्रकार मापा जाता है। चेतावनी मैं आपको यह दे रहा हूं कि सीमेंट का सेटिंग टाइम कंक्रीट के सेटिंग टाइम के बराबर नहीं लिया जा सकता। अभी क्यों नहीं लिया जा सकता, इसका उत्तर भी आपको ही सोचना होगा। यहां पर उद्देश्य यह है कि मानकों पर एक्सेसिव रिलायंस भी नहीं हो सकती है। एक क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को मानक पढ़ते समय, उनको इंटरप्रेट करते समय यह देखना चाहिए कि क्या ये कंप्लीट हैं। अगर इस मानक में कंक्रीट के सेटिंग टाइम का उल्लेख नहीं है, उसकी विधि का उल्लेख नहीं है, तो क्या किसी अन्य मानक में है? तो क्या हम उस मानक का प्रयोग हम इस परियोजना में कर सकते हैं? यह निर्णय क्लाइंट को करना होगा, कॉन्ट्रैक्टर को करना होगा या डिज़ाइनर को करना होगा। इस प्रकार की बातें भी हमें क्वालिटी प्लान तय करते समय सुनिश्चित करनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हार्ड कंक्रीट के परीक्षण की ओर बढ़ते हैं। और हार्ड कंक्रीट में जो बेसिक टेस्ट है वह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का है, मॉडुलस ऑफ रप्चर या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है। तो इन टेस्ट के आधार पर हम ज़्यादातर हार्ड एंड कंक्रीट का परीक्षण और इंस्पेक्शन करते हैं। साथ ही अन्य टेस्ट भी हैं, जैसे पोरोसिटी, परमेबिलिटी और टफनेस। डिज़ाइनर्स कभी कभी इन टेस्ट्स को भी प्रिस्क्राइब करने लगे हैं। अब जैसे जैसे कंक्रीट और चुनौतीपूर्ण वातावरण में यूज़ होगी और कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस होंगे, तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि अभी तक एक बहुत ही फंडामेंटल और परहैप्स और शायद मूल प्रॉपर्टी मानी जाती थी हार्ड एंड कंक्रीट की, वो नहीं रहेगा और कई अन्य प्रॉपर्टीज़ भी हमारे इंजीनियर्स को जाननी होगी। तो हमने बात की थी कंक्रीट के फ्रेश स्टेट की प्रॉपर्टीज़, हार्ड एंड स्टेट की प्रॉपर्टीज़, और फिर कहा था कि ये हो सकता है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ तो ठीक हैं, लेकिन जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे हो सकता है मानकों पर खरा ना उतरे। यह दो चित्र इस बात के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगहों पर हनीकॉम्बिंग हुई है। यह कहना मुश्किल है कि हनीकॉम्बिंग क्यों हुई, लेकिन देखने से जो लगता है वो यहाँ पर फॉर्म वर्क से मॉर्टर लीकेज हुआ, कि जो मॉर्टर पार्ट था कंक्रीट में, वह फॉर्म वर्क्स की प्लेट्स इसके बीच से लीक कर गया और कोर्स एग्रीगेट यहाँ पर छूट गया। तो जो हनीकॉम्बिंग हुई वह इस चित्र में दिख रही है। इस चित्र में फॉर्म वर्क से अधिक लग यह रहा है कि रीइंफोर्समेंट बहुत ही कंजेस्टेड है और इसके आसपास कंक्रीट पहुंच ही नहीं पाई। तो इसके लिए कंक्रीट का दोष नहीं है, रीइंफोर्समेंट के कंजेस्टेड होने और जब ये प्लेसमेंट हो रहा था उस समय इस बात का ध्यान न रखने का नतीजा है कि कंक्रीट हर जगह पहुंच जाए। तो आज हमने देखा कि कंक्रीट निर्माण की गुणवत्ता प्रत्येक चरण में कार्य की गुणवत्ता से प्रभावित होती है। किसी भी चरण की आवश्यकताओं या उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के एक संकीर्ण दृष्टिकोण के अलावा गुणवत्ता पर विचार एक व्यापक दृष्टिकोण से किया जाना बहुत ही आवश्यक है। जो क्वालिटी प्लान बने उसमें हर चरण की छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखा जाए। हर चरण पर गुणवत्ता पर गंभीरता से विचार करते हुए उस चरण के लिए उचित योजना बनाई जाए। ये सोच क्वालिटी प्लान का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। और इसके साथ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी, इस बात पर हम अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। और यहाँ पर हमेशा की तरह कुछ उपयोगी प्रकाशन इसकी लिस्ट दी हुई है, जो कि आपको यह मटेरियल समझने में सहायक होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।